अपने धन, यौवन और पद का अहंकार दूसरे को चोट पहुंचाने का कारण बनता है। किंतु जब समय का चक्र हमारी तरफ घूमता है तो हमारा कष्टों का दौर शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ रोहन के साथ, जो अपने पिता को एयरपोर्ट पर छोड़कर भाग गया। 65 वर्षीय ओम प्रकाश जी, जो कि प्राइवेट नौकरी से निवृत्त हो चुके हैं, आज सुबह जब सैर करके घर की ओर लौट रहे थे तो मन में सोचते जा रहे थे कि रिटायरमेंट के समय मैं सोचता था कि मैं बंधन से मुक्ति की ओर जा रहा हूँ, लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा कि इसे जीवन की स्वतंत्रता कहा जाए या जीवन में ही मृत्यु का पूर्वाभ्यास। जब जीवन साथी का साथ भी ना हो तो बड़ा खाली खाली सा लगता है जीवन। एक एक पल बड़ी मुश्किल से तिल तिल करके खिसकता है। रह रहकर वो अपने गांव की व्यस्त दिनचर्या को याद करने लगते हैं। वो गिनी चुनी गलियां, वो मुट्ठी भर लोग, सब कुछ इतना छोटा कि एक दिन में पूरा गांव ही नाप लिया जाए और करीब करीब हर आदमी से मुलाकात हो जाए। उस समय लगता था जैसे दुनिया मुट्ठी में है। वो छोटी सी दुनिया जैसे ही हाथ से छूटी कि सब कुछ छूट गया। दरअसल शहर में आने से पहले ओम प्रकाश जी अपनी पत्नी सुनीता और बेटे रोहन के साथ गांव में ही रहा करते थे, परंतु अपने बेटे रोहन की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें गांव से शहर आना पड़ा, जहां उन्होंने अपना मकान खरीद लिया और अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश रहने लगे। परंतु ये खुशी शायद किस्मत को ज्यादा दिन तक मंजूर नहीं थी। शहर आने के 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी सुनीता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। जैसे तैसे स्वयं को संभालते हुए ओम प्रकाश जी अपने बेटे को माँ बाप दोनों का प्यार देने लगे। बेटा रोहन ही अब उनकी दुनिया था। उच्च शिक्षा के बाद नौकरी के लिए रोहन विदेश चला गया। पढ़ाई में होशियार था तो वहाँ यूनिवर्सिटी में भी उसका एकेडमिक कैरियर उज्जवल रहा, जिस कारण उसे वहीं नौकरी भी मिल गई और वहां पर रह रही भारतीय मूल की ही एक लड़की सुप्रिया से उसने शादी भी रचा ली और बस वहीं का होकर रह गया। शुरू शुरू में तो रोहन उन्हें कभी कभी फोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो कई कई महीने बीत जाते थे पर बेटे का फोन नहीं आता था और महीनों गुजर जाते ओम प्रकाश जी को अपने बेटे से बात हुए। परिणाम स्वरूप इस बड़े से शहर में ओम प्रकाश जी एकदम अकेले हो चुके थे। आज जब सैर करके ओम प्रकाश जी घर को लौटे तो आसपास पसरे सन्नाटे को दूर करते हुए अचानक फोन की घंटी बज उठी। उन्होंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो बाबूजी, मैं रोहन बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? बहू कैसी है? इतने दिनों बाद बेटे की आवाज सुनकर उत्साहित ओम प्रकाश जी ने एक ही सांस में कई प्रश्न कर डाले। बाबूजी, हम सब ठीक हैं। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब तबीयत का क्या है इस उम्र में, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, परंतु शरीर चल रहा है, इसलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम बताओ बेटा, आज बहुत दिनों बाद फोन किया, क्या कभी इस बूढ़े बाप की याद नहीं आती? क्या बताऊं बाबूजी, जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से रोज सोच रहा था कि आपको फोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। रोहन ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा तो ओम प्रकाश जी बोले, ये बात तो तुमने सच कही बेटा, जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ती जाती हैं। जी पिताजी। फिर रोहन झिझकते हुए बोला, बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? ओम प्रकाश जी बोले, कहो ना बेटा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वो बाबूजी, मैं सोच रहा था कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेले हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, जिस कारण मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। और हम लोगों का तो आपको पता ही है कि हमारा कभी कभार ही भारत आना हो पाता है। इसलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ अमेरिका चले आइए। यहाँ आपके दोनों पोता पोती भी आपका साथ पाकर खुश हो जाएंगे और आपका समय भी आसानी से कट जाएगा। यहाँ मुझे हर पल आपकी चिंता सताती रहती है।
यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चिंत हो पाएंगे। अपने बेटे का अपने प्रति प्यार देखकर ओम प्रकाश जी को बहुत अच्छा लगा। अपना देश छोड़कर विदेश में बसना तो वो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर सोचने लगे कि बेटे की बात भी तो सही है। उम्र के इस पड़ाव पर अकेले रहकर भी कैसे जीवन जिया जाए। और वैसे भी 5 वर्ष बीत गए हैं मुझे नौकरी से रिटायर हुए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा बेटा मेरी अर्थी को कंधा देने भी ना पहुंच पाए। ये सब सोचते हुए ओम प्रकाश जी ने अपने बेटे को अपनी सहमति दे दी। फिर रोहन बोला, बाबूजी, अब आप यहाँ हमारे पास आ जाएंगे तो अपने मकान की तो अब कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उस मकान को बेचने पर लगा दीजिए। मकान बेचने की बात सुनकर ओम प्रकाश जी कुछ हैरान रह गए, क्योंकि इस मकान के साथ उनकी पत्नी की मीठी यादें जुड़ी हुई थीं। इस मकान की एक एक चीज को उसने अपने हाथों से सजाया था। परंतु बेटे की बात भी सही है कि अब इस मकान में वापस कौन आएगा। ये सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी और अगले ही दिन न्यूज़पेपर में मकान बेचने के लिए विज्ञापन दे दिया। कुछ ही दिनों में मकान का सौदा हो गया। करीब 1 महीने बाद रोहन भारत आ गया और मकान के पैसों का लेन देन कर लिया। ओम प्रकाश जी ने बैंक में जो भी एफडी बनवा कर रखी हुई थी, रोहन ने उसका भी ड्राफ्ट बनवा कर कैश करवा लिया। और सारी संपत्ति बेचने के बाद अब ओम प्रकाश जी ने अमेरिका जाने के लिए सारी तैयारी कर ली। बेटे बहू और पोता पोती के साथ रहने के लिए वो बहुत अधिक उत्साहित थे। निश्चित समय पर वे लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। रोहन ने कहा, बाबूजी, आप यही सोफे पर बैठिए, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए समय लगता है। मैं चेक इन करके आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूंगा। ओम प्रकाश जी वहीं सोफे पर बैठ गए और उनका मन अपने अतीत में खो गया। एकाएक उनकी जिंदगी के पन्ने खुलने लगे। जिस मकान को उनकी पत्नी ने इतने शौक से बनवाया था, उसे बेचते समय उनका मन भारी हो रहा था। शहर में आने से पहले ओम प्रकाश जी ने अपनी पत्नी सुनीता से कहा था कि घर किराए पर ले लेते हैं और आराम से रहेंगे, परंतु सुनीता तैयार नहीं थी। वो कहने लगी कि हम किराए पर रहकर तो केवल वर्तमान ही आराम से बिता सकते हैं, परंतु भविष्य की चिंता सताती रहेगी। चाहे जैसे भी हो, एक छोटा सा मकान या फ्लैट लोन लेकर खरीद लो, कम से कम वृद्धावस्था में कहीं भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक से मैंने ये मकान बनवाया था। सुनीता भी तो कुछ ही दिन इस मकान में रह पाई। अचानक एक रात को उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई कि सांस आनी ही मुश्किल हो गई। इलाज के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करवाया, परंतु डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका और इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। सुनीता की मृत्यु के कुछ समय बाद रोहन भी विदेश चला गया। उसके जाने के बाद ओम प्रकाश जी बेहद अकेले हो गए थे। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता था। इतने बड़े घर में अकेले रहना तो उन्हें ऐसे लगता था कि मानो घर काटने को दौड़ रहा हो। ओम प्रकाश जी, जिन्होंने कभी घर का काम किया ही नहीं था, अब खुद ही खाना पकाने लगे थे और घर की साफ सफाई करने के लिए एक काम वाली बाई को रख लिया था। अचानक ओम प्रकाश जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफी देर हो चुकी है, सौरभ अभी तक चेक इन करके नहीं आया। घड़ी पर नजर डाली तो लगभग 2 घंटे का समय निकल गया था। ओम प्रकाश जी ने अमेरिका जाने वाली फ्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम, मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा है, मेरे बेटे का नाम रोहन वर्मा है, हमें अमेरिका जाने वाली फ्लाइट पकड़ना है। मेरा बेटा चेक इन करने के लिए आया था, पर वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। ओम प्रकाश जी की बात सुनकर काउंटर पर कार्यरत एक महिला ने यात्रियों की लिस्ट देखकर बताया, जी हाँ, रोहन वर्मा नाम का एक यात्री यहाँ आया था जिसने चेक इन किया था, लेकिन अमेरिका की फ्लाइट निकले हुए तो 1 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। उस महिला की बात सुनकर ओम प्रकाश जी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वे बोले, परंतु मैडम, उस फ्लाइट से तो मुझे भी अमेरिका जाना था, मुझे लिए बिना फ्लाइट कैसे चली गई? ये कैसे संभव हो सकता है? अंकल जी, जितने भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे सभी गए हैं, कोई भी यात्री छूटा नहीं है।
अगर कोई यात्री नहीं पहुंचता तो हमारी ओर से घोषणा की जाती है। महिला ने कहा तो ओम प्रकाश जी रुआसी आवाज में बोले, तो क्या मेरा बेटा अमेरिका चला गया है, मुझे लिए बिना ही? इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर कुछ संभल कर उस महिला से बोले, बेटा तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। काउंटर पर बैठी महिला ने बात करने के लिए उन्हें फ़ोन दिया। ओम प्रकाश जी रोहन को फ़ोन लगाते रह गए, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। ओम प्रकाश जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी चक्कर खाकर गिर ही पड़ेंगे। ओम प्रकाश जी के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई। वो अपना सर पकड़कर जमीन पर थम से बैठ गए। सोचने लगे, ये कैसी जालसाजी है? क्या मेरा बेटा इतना कठोर हो सकता है, जिसे पढ़ाने लिखाने में हमने अपने जीवन के सुनहरे दिनों को भी पसीने में भिगो दिया था, अपनी सारी खुशियों को उसका जीवन संवारने पर ही निछावर कर दिया था, वो बेटा अपने बूढ़े बाप के साथ। तभी उन्हें अपनी पत्नी की कही गई एक बात याद आई। सुनीता मुझे हमेशा कहती थी कि अपने बुढ़ापे के लिए भी हमें कुछ बचा कर रखना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था, ले देकर रोहन ही हमारा इकलौता बेटा है। यदि हम उसकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वो एक खिलौना मांगता था तो मैं 2 लाख कर देता था। उसकी विदेश में पढ़ाई करने की जिद पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने की खातिर न जाने मैंने कितने पापड़ बेले थे, कितने ही लोगों के आगे हाथ पसारे थे। मन में बस अपने बेटे की बात पूरी करने की धुन सवार थी कि बस वो किसी तरह से विदेश चला जाए। इस बात को लेकर अपने बड़े भाई सत्य प्रकाश से भी मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि उसने मुझे कोई भी सहायता देने से मना कर दिया था। वो कहता था, जब सामर्थ्य नहीं है तो विदेश क्यों भेज रहे हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? क्या यहाँ पढ़कर बच्चे नौकरी नहीं करते? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अपने भाई के इस आचरण से मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। उसी दिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मैं अपने भाई के दरवाजे पर कदम नहीं रखूंगा। तभी से हम दोनों भाइयों के बीच भी कटुता आ गई थी। परंतु यदि देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। जिस बेटे के कारण मैंने मेरे भाई से भी संबंध तोड़ लिया था, आज वही बेटा मुझे ऐसे समय में बेसहारा छोड़कर धोखा देकर चला गया, जिस समय में मुझे उसके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तभी सिक्योरिटी कर्मचारी की आवाज सुनकर ओम प्रकाश जी का ध्यान टूटा। वो कर्मचारी उनसे पूछने लगा, सर आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफी समय से यहीं बैठे हुए हैं। बेटा मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं रह गया। मुझे तो अपने बेटे के साथ अमेरिका जाना था, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी मैं खुद नहीं जानता। इतना कहकर ओम प्रकाश जी पास रखे बेंच का सहारा लेकर खड़े हुए। एक बार फिर से वो काउंटर पर गए और अपने बेटे को फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। अब उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। लड़खड़ाते कदमों से और दुखी दिल से वे एयरपोर्ट से बाहर निकल आए और सोचने लगे, हे भगवान, ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे कौन सहारा देगा? अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं रहा। फिर अचानक एक विचार आया और उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊं? क्या वो मेरी मदद करेंगे? क्या उन्होंने मुझे माफ कर दिया होगा? लेकिन अब कोई और चारा भी तो नहीं है। उनके सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, अपनी मजबूरी बताऊंगा। शायद उनका मन पिघल जाए। एक बार चलकर देखता हूँ। ये सोचते हुए वो बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। करीब 2 घंटे के बाद वो अपने बड़े भाई सत्य प्रकाश के घर पहुंच गए। डोरबेल बजाई तो उनकी नौकरानी ने दरवाजा खोला और पूछा, किससे मिलना है? सत्य प्रकाश भैया हैं घर में? जी हाँ, बाबूजी तो हैं, पर आप कौन हैं? उनसे कहो कि उनका भाई ओम प्रकाश आया है। उसी समय सत्य प्रकाश जी बाहर आ गए और अपने छोटे भाई को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गए। ओम प्रकाश जी का सब्र का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगे। सत्य प्रकाश जी उन्हें अंदर लेकर आए और अपने भाई से उनकी इस हालत का कारण पूछा।
परंतु ओम प्रकाश जी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। उनका मन कर रहा था कि अपने भाई के कंधे पर सिर रखकर जी भर के रोएं। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती जा रही थी। सत्यप्रकाश जी ने तुरंत नौकरानी से पानी लाने को कहा। ओम प्रकाश, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह से रोए क्यों जा रहे हो? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? लो, पहले थोड़ा सा पानी पी लो और शांत हो जाओ। अब तुम अपने घर में हो, अपने भाई के पास। ओम प्रकाश जी ने एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा पानी पिया और फिर बोले, भैया, मैं क्या बताऊं आपको, इस उम्र में आकर मेरे बेटे ने ही मुझे छल लिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा जहां चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा होगा। मैं कुछ समझा नहीं, तुम पहेलियां मत बुझाओ। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न एक साथ उठ रहे हैं। सत्यप्रकाश जी ने पूछा तो ओम प्रकाश जी ने सारी घटना उन्हें बता दी। सत्यप्रकाश जी ने एक गहरी सांस लेते हुए उनकी एक एक बात बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और बोले, ये कैसी विडंबना है। तुमने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और उसने तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक किया। क्या माँ बाप इसी दिन के लिए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं? कितने स्वार्थी हो गए हैं आजकल के बच्चे। भैया, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस उम्र में मैं कहीं नौकरी करने भी नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि मुझे किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़े। उनके आंसू उनके अंदर चल रहे तूफान को साफ साफ बयां कर रहे थे। अपने छोटे भाई की ये हालत देखकर आज सत्यप्रकाश जी का कलेजा मुंह को आ रहा था। फिर रुआंसे स्वर में वे बोले, ये क्या कह रहे हो ओम प्रकाश? आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीने वाला आज वृद्धाश्रम जाने की बात कर रहा है। ये घर भी तुम्हारा ही है। बेटी शिखा की शादी करने के बाद जब से तुम्हारी भाभी ये दुनिया छोड़कर चली गई, उसके बाद तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। अब हम दोनों का समय आराम से कटेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने भाई को गले से लगा लिया। अपने बड़े भाई की बातें सुनकर ओम प्रकाश जी को कुछ सहारा हुआ, परंतु वो उन पर बोझ बनना नहीं चाहते थे, इसलिए वे अभी भी परेशान थे। अभी दोनों भाइयों में ये बातें चल रही थी कि डोरबेल बजी। देखा तो सत्यप्रकाश की बेटी शिखा कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। इतने वर्षों के बाद अपने चाचा को इस घर में देखकर उसे अचंभा हुआ। शिखा उनके पास बैठकर उनका हालचाल जानने लगी, परंतु जब उसे उनकी हालत की जानकारी हुई तो उसे बहुत दुख हुआ और हैरानी भी कि रोहन चाचा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगले दिन सुबह सुबह ही शिखा रसोई घर में जाकर नाश्ता बनाने लगी। जब उसके पिताजी और चाचा जी खाने की मेज पर बैठे तो उनके लिए स्वादिष्ट नाश्ता परोसा और थोड़ी देर बाद एक अलग कमरे में चली गई। ओम प्रकाश जी ने देखा कि शिखा मोबाइल पर ही ऑनलाइन क्लास ले रही थी। उसे ऑनलाइन क्लास लेते देखकर ओम प्रकाश जी के मन में कुछ ख्याल आया और जब शिखा बाहर आई तो उन्होंने शिखा से कहा, बेटी, एक बात तो बताओ, क्या मैं भी ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ? घर बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊं। उनकी बात सुनकर शिखा बोली, क्यों नहीं चाचा जी, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है और अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस एक अच्छा विकल्प है। ये काम करने के लिए ना तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा और ना ही स्कूल की तरह घंटों खड़े रहकर पढ़ाना पड़ेगा। आप अपनी सहूलियत से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और वैसे भी आप तो गणित विषय के बहुत अच्छे अध्यापक रह चुके हैं। मैं आपकी इस काम में मदद कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए शिखा ने ओम प्रकाश जी का ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर अपने स्कूल में भेज दिया। कुछ ही समय में उन्हें नियुक्त कर लिया गया। अब उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वो अपने फ़ोन से ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते और अपना खर्च खुद ही निकाल लेते थे। अब उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। वो पहले से ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रहने लगे थे। अब वो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट थे, परंतु वो गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए अपना कोचिंग सेंटर खोलने के बारे में सोचा
और इस काम में भी उनकी मदद उनकी भतीजी शिखा ने की। शिखा की मदद से उन्होंने एक जगह किराए पर ली जहां उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला। गणित विषय के अलावा अन्य विषयों की भी कोचिंग प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 अध्यापक भी नियुक्त कर लिए। उनकी कोचिंग सेंटर में फीस कोई ज्यादा नहीं थी और जो बच्चे फीस नहीं दे पाते थे वो फ्री में भी पढ़ सकते थे, जिस कारण उनके कोचिंग सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। ओम प्रकाश जी के सराहनीय कदम को देखते हुए अब उनकी मदद के लिए कुछ एनजीओ भी उनके साथ जुड़ गए, जिन्होंने उनके कोचिंग सेंटर के लिए एक बड़ी जगह उपलब्ध करवा दी। एक ही साल में उनका कोचिंग सेंटर एक बड़े इंस्टीट्यूट का रूप ले चुका था। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल तो मिलकर रहता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। रोहन ने जो धोखा अपने पिता के साथ किया था, फिर उस धोखे के फल से वो कैसे बच सकता था। अपने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उसने अपने पिता के पैसे धोखाधड़ी से हथिया लिए थे, उसी दोस्त ने उसे पार्टनरशिप का झांसा देकर उससे सारे पैसे हथिया लिए। पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने के लिए उसने नौकरी तो पहले ही छोड़ दी थी और अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिर विदेशी धरती पर बिना पैसों के कितने दिन तक रह सकते थे। जो थोड़े बहुत बचे हुए पैसे थे उनसे अपने टिकट का इंतजाम करके वे लोग भारत वापस आ गए। भारत लौटकर रोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगा। नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई बड़ी नौकरी उसे नहीं मिल रही थी और छोटी नौकरी उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। और ससुराल वाले भी आखिर बेरोजगार दामाद को कितने दिन इज्जत देते। अब उसे महसूस होने लगा कि ससुराल में उसे बोझ समझा जा रहा है। जिस ससुराल में आने पर हमेशा उसे सम्मान दिया जाता था, अब उसी घर में उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई थी। वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से परेशान हो चुका था, लेकिन करता भी तो क्या, उसके खुद के कर्म अब उसके सामने आ रहे थे। एक दिन जब उसने पढ़ने के लिए अखबार उठाया तो अखबार में छपी एक खबर के साथ अपने पिता की फोटो को देखकर वो हैरान रह गया। अखबार में लिखा था, अक्सर मेहनत करने वाले परेशानियों से नहीं डरते, बल्कि अपने दम पर मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करते हैं। मेहनत करके अपने आप को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की एक मिसाल है श्री ओम प्रकाश वर्मा जी, जिन्होंने 65 वर्ष की उम्र में अपने अंदर के शिक्षक को पुनर्जीवित किया और आज के बुजुर्गों के लिए प्रेरणा की एक मिसाल कायम की। वे इस समाज के उन महान शिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का जिम्मा उठाया। उनके सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाने वाला है। ये खबर पढ़कर रोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो हैरान था कि अपने जिस पिता को वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर गया था, आज वो अपने दम पर इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे हैं। अखबार में छपी खबर के साथ साथ उनके कोचिंग सेंटर का नाम और पता भी लिखा था। फिर क्या था, रोहन मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ तुरंत अपने पिता से मिलने दौड़ा चला आया। पहुंचकर देखा तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ था। इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर वे दोनों हैरान हो गए और उसे एकटक देखते रह गए। जब वे दोनों अंदर गए तो गार्ड के पूछने पर उन्होंने उसे बताया कि उन्हें ओम प्रकाश जी से मिलना है। गार्ड ने उन्हें ऑफिस में बिठाया और ओम प्रकाश जी को बुलाने चला गया। जैसे ही ओम प्रकाश जी अपने ऑफिस में आए तो रोहन उन्हें देखकर हैरान था। उनके पिता, जिनके चेहरे से कभी लाचारी और बेबसी छलकती थी, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी। जैसे ही ओम प्रकाश जी अपने ऑफिस में आए तो उनके आते ही उनका बेटा उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। ओम प्रकाश जी अपने बेटे रोहन को अपने पैरों में अचानक देखकर हैरान रह गए। तभी रोहन बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर आपका घर बेचकर आपको अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी सजा मुझे ईश्वर ने दे दी है। आप नहीं जानते पिताजी, मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया है। हम लोग बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब मुझे आपका ही सहारा है। अपने बेटे की बात सुनकर ओम प्रकाश जी बोले, बेटा तुम शायद भूल गए थे, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और रही बात मेरे माफ करने की,
तो जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुमने एक बूढ़े पिता के विश्वास को तोड़ा है। यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़कर जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे कम से कम इतना तो सोच लेते कि तुम्हारा बूढ़ा पिता कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। अरे नालायक, एक तरफ तुम हो और एक तरफ सत्य प्रकाश भैया की बेटी शिखा है, जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता का भी अच्छे से ख्याल रखती है और साथ साथ अपना ससुराल भी संभालती है। तभी उनकी बहू बनावटी आंसू निकालते हुए बोली, पिताजी अब छोड़िए बीती बातों को, जो हो गया सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप नहीं जानते कि हम कितनी मुसीबतों से गुजर रहे हैं। एक एक पैसे के लिए हम लोग तरस गए हैं। आप ही बताइए हम कैसे गुजारा करें। अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है। हमारे बारे में नहीं तो कम से कम अपने पोता पोती के बारे में तो सोचिए। तभी रोहन अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, पिताजी अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो ओम प्रकाश जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, एक बार मैं तुमसे धोखा खा चुका हूँ। अब उम्र के इस पड़ाव में इससे ज्यादा धोखा खाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तुम्हें जो करना हो वो करो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं जो भी पैसा कमाता हूँ अपने दम पर कमाता हूँ। उस पैसे में से एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है। यदि मैं बुढ़ापे में इतना सब कुछ हासिल कर सकता हूँ तो तुम्हारी तो अभी उम्र है। खुद पैसा कमाओ और अपनी जिंदगी कैसे जीनी है वो खुद देखो, लेकिन मुझसे उम्मीद लगाकर मेरे पास फिर कभी मत आना। मेरा क्लास लेने का टाइम हो रहा है, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जाता हूँ। दोनों बेटा बहू अपने पिता की ओर हैरानी से देखने लगे। वे दोनों कुछ और बोलते उससे पहले ही ओम प्रकाश जी उठकर अपनी क्लास लेने के लिए चले गए। बेटा बहू दोनों मुंह लटकाकर वापस आ गए। अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और ना ही आवाज करती है, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। किसी को भी चोट पहुंचाना खुद चोट खाने की तैयारी करना है। हमें अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।